हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी ना इस वीडियो में हम थोड़ी बातें करेंगे। ठीक है, अब तक के वीडियोज में हम टॉपिक पढ़ रहे थे, पास्ट ईयर कर रहे थे। इस वीडियो में हम कुछ बातें करेंगे। जैसे कि टॉपिक तुम देख ही सकते हो, लास्ट मिनट टिप्स। ठीक है, मतलब मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ जो तुम्हें अब ध्यान रखनी है। काफ़ी लोगों ने मेरे को मेल किया, काफ़ी ने मैसेज किया, किसी ने कमेंट किया कि सर थोड़ी टिप्स वगैरह दीजिए। तो अभी टिप्स तो क्या है कि मतलब हाँ, कुछ एक्सपीरियंस या फिर कुछ बोल सकते हैं कि इतने बच्चों को मैंने पढ़ाया लिखाया, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा एक्सपीरियंस बेस्ड में कुछ चीज़ें बताऊंगा। एग्ज़ाम के लिए तुम्हें उनको फ़ॉलो करना पड़ेगा। ठीक है? अगर उनको फ़ॉलो करते हो तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। नहीं तो खुद के सबके अपने-अपने टिप्स होते हैं, सबका अपना-अपना एक तरीका होता है। तो मैं ये चीज़ बोलूँगा कि तुम कहीं से भी टिप्स वगैरह माँगते हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा मेजर रोल रहता है तुम्हारा खुद के आइडियोलॉजी का। तो तुम किसी पेपर को किस फ़ॉर्म में देख रहे हो, कैसे उसके बारे में पढ़ रहे हो एंड कैसे एंड ऑल। ठीक है? मतलब तुम्हारे ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। तो टिप्स के बारे में मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है? बाकी चैनल पे भी कहीं न कहीं पे वीडियो मिल जाएँगी। अपने सीनियर से बात करोगे, वो कुछ बातें बताएँगे। जूनियर भी तुम्हें गाइड कर देंगे। ठीक है? ये एक मेजर पॉइंट होता है कि तुम्हारे जूनियर भी तुम्हें कहीं न कहीं पे गाइड कर सकते हैं। ठीक है? टीचर से गाइडेंस ले सकते हो। तो अभी जैसे कुछ लोग मेरे चैनल को फ़ॉलो कर रहे होंगे, तो उनके लिए या फिर जनरली कोई भी जो फ़ॉलो नहीं भी कर रहा, उसके लिए भी मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ अभी यहाँ पे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आई थिंक ये हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम इस प्रेज़ेंटेशन से। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक है मेरे पास कि हमें अभी क्या करना चाहिए। ठीक है? जैसे कि अभी देख पा रहे होंगे आज कितनी डेट हुई? 10, 14 को हमारा एग्ज़ाम है। तो देखा जाए तो रफ़ली हमारे पास 3 दिन है। ठीक है? अगर हम 3 दिन को यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, फाइनल टाइम आ गया, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसके ऊपर बात करते हैं। तो अभी 3 दिन में हम क्या कर सकते हैं? ठीक है? उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले ऊपर चीज़ लिखी है कि न्यू टॉपिक। ठीक है? अब कुछ बच्चे होंगे जिसने पूरा टॉपिक कवर कर लिए होंगे, पूरा सिलेबस कवर कर लिया, पास्ट ईयर कर लिए, हर चीज़ कर ली। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने सारे टॉपिक कवर नहीं किए, कुछ टॉपिक रह गए, लाइक किसी का इन्फ्लुएंस रह गया, ठीक है? किसी का कैलकुलस रह गया, किसी ने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ा। जनरली किसी ना किसी के कोई ना कोई टॉपिक रह गए होंगे। ठीक है? तो अब यहाँ पे बात होती है कि अगर हम इन 3 दिन में किसी न्यू टॉपिक को देखें या ना देखें, ठीक है? तो अब इसके बारे में हर बंदे का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है कि हाँ, देखने चाहिए, देखोगे क्या पता 3 दिन में याद रह जाए। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँगा कि तुम देखोगे तुम्हें याद भी रह जाएगा। बट थिंग इज़ तुम एक नई चीज़ पढ़ने वाले हो अगर 3 दिन में, तो इतनी बेनिफिशियल नहीं रहेगी। उसके पीछे का कारण ये हो गया कि हमने ये चीज़ पढ़ी ही नहीं, तो हम अब एक तो स्ट्रेस लेके पढ़ेंगे कि 3 दिन बाद एग्ज़ाम है, टॉपिक रह गया, तो हम उसको पढ़ते हैं तो थोड़ा स्ट्रेस होगा कि हाँ यार, ये टॉपिक रह गया, इसको कवर करते हैं। तो अगर तुम जल्दी-जल्दी इस टॉपिक को कवर करोगे, तो तुम उसको ठीक से नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है? सबसे पहला पॉइंट, तुम एक टॉपिक को जल्दी-जल्दी कवर कर रहे हो, तो उसको बहुत ठीक से नहीं पढ़ रहे। ठीक है? अब अगर तुम एक टॉपिक है जो एकदम नया है, उसको पढ़ने में लग गए, तो 3 दिन तुम उसमें निकाल दोगे और जो तुमने अच्छे से पढ़ रखा था, तुम उसको रिवाइज़ नहीं करोगे। मतलब कुछ कर भी लेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे। अब थिंक जो नया टॉपिक है अगर तुम उसको नहीं छेड़ते हो, नहीं पढ़ते हो, तो जितना तुमने पढ़ रखा है उसको दोबारा से पढ़ते हो, तो वो रिवीज़न काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है? जो आता है तुम्हें, उसको ही हम बेटर फ़ॉर्म में करके ले आएँगे। इन 3 दिन में हम जो आ रखा है, जो हमने पढ़ लिया, उसको ही रिवाइज़ करेंगे सो दैट वो हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है? तो इस पॉइंट का मतलब हमें न्यू टॉपिक नहीं करना। अब 3 दिन में, लाइक 3 दिन बचे अभी। उसके बाद है प्रीवियस ईयर। तो सबने प्रीवियस ईयर लगाए होंगे, सबने सॉल्यूशंस किए होंगे। अब थिंग इज़ हम प्रीवियस ईयर करते क्यों हैं? ठीक है? सबसे पहली बात हम करते क्यों हैं? अब हमें पता है कि हमारा पेपर सेट करेगी आईआईटी। ठीक है? अब आईआईटी जनरली पेपर किस फॉर्म में सेट करेगी? वो एक पैटर्न फ़ॉलो करते हैं, हर ईयर सेम पैटर्न के ऊपर पेपर आता है। तो पास्ट ईयर करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें एक पैटर्न मिल जाएगा कि इस यूनिट से कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएँगे। लाइक तुम किसी से भी बोलोगे कि हाँ भैया इस यूनिट से कितना आ रहा है? तो वो तुम्हें किस बेसिस पे बताता है? वो हमेशा पास्ट ईयर देख के बताता है कि पास्ट ईयर में इस टॉपिक से इतने कॉन्सेप्ट आए थे। तो वही चीज़ें बताएगा जो मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि क्या आएगा। सो बेसिकली मैं जो बताने वाला हूँ वो सिर्फ़ पास्ट ईयर देख के बताने वाला हूँ। मतलब मैंने पेपर सेट नहीं किया, मैं कर भी नहीं सकता, ठीक है? तो वैसे एक एक्सपीरियंस होगा कि पास्ट ईयर देख के मैंने थोड़ी एनालिसिस की कि हाँ, ये टॉपिक्स मेजरली इम्पोर्टेंट है, तो इनको करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ। तो पास्ट ईयर करने से ये फ़ायदा होता है कि तुम्हें पेपर का आइडिया मिल जाता है, ठीक है? अब देखो मार्केट में टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी मिल जाती हैं। अब टेस्ट सीरीज़ देखोगे तो उनमें क्या होगा, काफ़ी बच्चों ने ली भी होंगी कहीं-कहीं से। मतलब मैं नाम तो ले नहीं सकता, लूँगा भी नहीं क्योंकि मैंने किसी की नहीं ली थी। ठीक है? तो हम जो पास्ट ईयर लेते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ लेते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ में क्या देखोगे, अगर 10 क्वेश्चन तुम्हारे सामने हैं, तो उनमें से 3 या 4 क्वेश्चन पास्ट ईयर से मिलेंगे। ठीक है? सो इसका मतलब हमारे पास जो स्टैट्स में क्वेश्चन है, मतलब एक सिलेबस के पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए वो बहुत कम है। तो अगर तुम नए क्वेश्चन्स ट्राई करते हो तो फ़ायदा नहीं है। तुम एक बार पास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, उन सबको समझ के अगर करते हो, हर एक क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग लेते हो,
उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगा, इस सब को पढ़ते हो तो काफी बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आगे भी आने वाला है। ठीक है। अब बात नीचे थर्ड पॉइंट मैंने लिखा कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, जब तुम्हारे पास 3 दिन बचे हैं, ठीक है, हमारे पास एग्जैक्टली 12 यूनिट है, जेएमएमएस में हमारे पास 12 यूनिट है। तो 3 दिन में तुम्हें क्या करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुम्हें प्रीवियस ईयर देखने हैं कि पैटर्न किस फॉर्म में आ रहा है, कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है और कैसे हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, वो पॉइंट। उसके बाद जितने भी फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट हमारी बुक में है या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी हैं, उन सबको याद करना है। ठीक है, तुम्हें उन सब चीजों को ऑन टिप्स रखना है, सो दैट वहां पे तुम उन चीजों के डेरिवेशन पे नहीं जाओ। काफी बार ऐसा होता है कि मुझे कुछ फाइनल रिजल्ट याद है तो मैं उसका डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा फाइनल रिजल्ट, कि कुछ रिजल्ट हमें पता होता है, हम प्रैक्टिस के साथ उन चीजों को याद कर लेते हैं, इन जनरली यूज होती रहती है तो वो चीजें याद हो जाती हैं। सो हमारे पास क्या रहेगा, अगर हमें फाइनल रिजल्ट कुछ पता होता है या फिर कुछ चीजें याद होती हैं तो सोल्व करने की नीड नहीं पड़ती। तो 3 दिन में तुम बिल्कुल नया पढ़ने से अच्छा है जो पढ़ रखा है उसको ही अच्छा करेंगे। ठीक है, तो 3 दिन में अभी तुम्हें क्या करना है, पास्ट ईयर देखने हैं और फॉर्मूलाज देखने हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ कि सिलेबस में कहाँ से क्या करने वाला है। अब 3 दिन में, ठीक है, 3 दिन में बेसिकली पहले अगर तुमने पढ़ना था तो पूरा पढ़ना था, लेकिन अभी अगर सिर्फ 3 दिन बचे हैं तो तुम्हें किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले मैंने मैथ्स का पोर्शन लिया है कि मैथ्स में हमें क्या पढ़ना है। तो तुमने पास्ट ईयर लगाए होंगे तो तुमने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि डिफरेंशियल कैलकुलस सबसे ज्यादा नंबर का आ रहा होता है। ठीक है, अगर मैथ्स के पोर्शन की बात करते हैं नियरली 15 से 16 मार्क्स का आता है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया। अब डिफरेंशियल में भी पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं, वही आते हैं हर बार। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने अगर किसी बच्चे ने डिफरेंशियल बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ठीक है, किसी ने बिल्कुल छोड़ दिया कि मैं करूंगा ही नहीं इसको, उसके लिए एक पॉइंट है कि तुम्हारे पास एक प्लस पॉइंट हो गया कि डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे पहले लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी हमारे पास जितना पूछेगा वो सिर्फ 12th के लेवल का पूछेगा। ठीक है, उसमें कुछ भी मतलब हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं लगाने वाला। अगर तुमने 12th में अच्छे से पढ़ा था, मतलब पढ़ा ही होगा, ठीक है, नॉन मैथ से हो, मैथ पढ़ा होगा, तो बेसिकली वहां पे क्या हुआ होगा, तुमने 12th में जितना मैथ्स पढ़ा होगा उसमें जितना डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा था उससे ही डेरिवेटिव का पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, टू वेरिएबल को छोड़ के, क्योंकि ये सब हम चीजें 12th में पढ़ के आए होते हैं। तो थिंग इज, अगर तुम्हें 12th वाला याद है और बिल्कुल अगर ये टॉपिक नहीं छेड़ा है तो मैं सजेस्ट करूंगा एक बार डिफरेंशियल कैलकुलस को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से इजी क्वेश्चन आएगा और फिक्स आएगा जो हम पहले पढ़ चुके। तो ये तुम्हारे लिए नया टॉपिक नहीं है, यहाँ पे टू वेरिएबल नया टॉपिक है। ठीक है, तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना है। इसके अंदर मेजरली तुम्हें कंटिन्यूटी की एप्लीकेशन पढ़नी होती है, एक डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी पढ़नी होती है, यहाँ पे रोल्स थ्योरम पढ़ना है और एलएमवीटी पढ़ना है। ठीक है, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है और ये चीजें हम तुम मतलब हर बंदा ये 12th में पढ़ के आता है, और 12th वाली चीज को ही यहाँ पे दोबारा पूछता है। बस थिंग इज, हम 3 साल पढ़ते नहीं है, 12th के बाद हम सीधा 3 साल बाद बुक को उठाते हैं, तो हम चीजें भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन तुम दोबारा इसको पढ़ोगे तो एक बार मतलब क्विक रिविजन भी करोगे तो हो जाएगा याद। ठीक है, तो ये इतना टफ नहीं होता। तो डिफरेंशियल कैलकुलस को पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक तो ईजी आता है और काफी ज्यादा मार्क्स, की वेटेज काफी है, लाइक 15 से 16 मार्क्स काफी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमें टू वेरिएबल का पढ़ना है। यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा वाला क्वेश्चन पक्का आता है तो इसको कवर करना है। लिमिट एंड डिफरेंशियबिलिटी का भी आता है, कंटिन्यूटी का भी, यहाँ पे मैंने कंटिन्यूटी मेंशन नहीं किया, कंटिन्यूटी का भी आएगा। अब थिंग इज, तुम मैक्सिमम मिनिमा वाला तो कर लोगे, ठीक है, आरएसटी वाला फॉर्मूला सीधा अप्लाई करेंगे हो जाएगा। लिमिट कंटिन्यूटी वाले में थोड़ी बच्चों को डिफिकल्टी होती है, तो इसमें मैं सजेस्ट करूंगा कंटिन्यूटी के बारे में जो बेसिक डेफिनेशन होती है। ठीक है, किसी भी बुक से देखोगे वहां पे एक बेसिक डेफिनेशन दे रखी होगी कि टू वेरिएबल की कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं। तो वो डेफिनेशन अप्लाई करोगे, उसको पढ़ोगे, उसके ऊपर एग्जाम्पल देखोगे और ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल काफी इंपॉर्टेंट है और काफी वेटेज रखता है, तो इसको पढ़ना है। इसके आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने लिखा मोस्ट स्कोरिंग, कि हाँ भाई कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें तुम्हें पढ़ने की नीड नहीं होती और उनमें मार्क्स बहुत आसानी से आ जाते हैं। ठीक है, तो मैथ्स के पोर्शन में इंटीग्रल और लीनियर हमारे पास ऐसे टॉपिक है जिनमें तुम्हें ज्यादा एफर्ट डालने की नीड नहीं है। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये हमारे पास ऐसे दो टॉपिक है जिनमें तुम्हें एफर्ट मारने की नीड नहीं है। इसका मतलब तुमने बेसिक चीजें पढ़ी और उससे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएगा, कुछ करना ही नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर करके 2-3 चीजें लिखी हुई हैं, इनको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लिखा मैंने पोलर फॉर्म। ठीक है, तो इंटीग्रल में हमारे पास क्वेश्चन आएगा एक पोलर फॉर्म से, डबल इंटीग्रल का आएगा जहाँ पे पोलर फॉर्म अप्लाई होगा, ये पक्का आएगा। उसके बाद आएगा चेंज ऑफ ऑर्डर का, ये क्वेश्चन भी पक्का आएगा, dx dy, dy dx। ठीक है, बेसिक बुक से पढ़ोगे, 2 एग्जाम्पल करोगे, समझ में आएगा। थर्ड कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो आएगा वो आएगा कर्व लेंथ। ठीक है, किसी भी कर्व की लेंथ पूछ लेगा। तो ये चीजें मतलब फिक्स है, यहाँ से तुमने एक फॉर्मूला याद करना है, उसको अप्लाई करना है। तो इसमें बिल्कुल आसानी से नंबर आता है क्योंकि सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, लिमिटेड सम आएगा, ये सबने किया होगा 12th में, 6 नंबर में आता था बोर्ड में।
ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम का आएगा, ये भी इजी होता है। ट्रिपल इंटीग्रेशन, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल एक एक पॉइंट पॉइंट चीजें पढ़नी है, हो जाएगा ये भी। उसके बाद लीनियर से भी फिक्स क्वेश्चन आते हैं, एक रैंक का आएगा। ठीक है, अब तुम्हें रैंक आना चाहिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो रैंक आएगा, उसके बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आएगा। आइगन वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तुम्हें आइगन वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट की आइगन वैल्यू होती क्या है, कब यूज होती है, कहाँ पे क्या होती है, आइगन वैल्यूज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो याद करनी पड़ेगी। इसके बाद तुमने 2-3 मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना होता है, एक सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल। ये 3 मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है सब याद कर लो। ठीक है, और आइगन वैल्यू की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब भी याद कर लो। क्योंकि यहाँ से देखो, मैंने बोला है मोस्ट स्कोरिंग, इसका मतलब हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सोचना नहीं है, बस चीजें याद होंगी, उनको अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, सबसे इजी पार्ट आएगा जो बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। मोस्ट स्कोरिंग है, मतलब यहाँ पे गलती होने के चांस नहीं है अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट बोले कि ये सारे पढ़ने हैं, तो इसका मतलब ये पढ़ने हैं, ये एग्जाम में आएंगे। ठीक है, उसके बाद मैथ्स में हमारे पास सबसे ज्यादा, मतलब हर बंदा, मतलब जिससे भी बात होती है, वो हर एक ही चीज बोलता है कि रियल नहीं होता, रियल नहीं होता, रियल नहीं होता। तो मान लेते हैं कि रियल नहीं होता। ठीक है, तो अगर तुमने रियल छोड़ भी रखा है तो इसके बारे में मैं बोलूंगा कि इसको बिल्कुल छोड़ के मत जाओ। ठीक है, बट आई एम सेइंग कि अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है रियल से, तो भी मतलब ऐसे मत रखो कि यार रियल में कर ही नहीं सकता। नहीं, ये मानना ही नहीं है कि मेरे से नहीं होगा, ये मान के चलो कि हाँ कर दूंगा। क्या कर दूंगा? अब उसमें देखो, रियल में 2 चीजें थी, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, सीक्वेंस का मीनिंग पता होना चाहिए कि सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड क्या होती है, अनबाउंडेड क्या होती है, डिक्रीजिंग क्या होती है, इंक्रीजिंग क्या होती है, और लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे अगर वो फाइनाइट आ गई तो कन्वर्ज होती है। तो बस ये 3-4 चीजें पता होनी चाहिए कि इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि रियल मतलब ऐसा है कि तुम्हें सोल्व करने की नीड नहीं पड़ेगी आधी बार, अगर तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होती है तो। ठीक है, उसके बाद उसमें सीरीज में पढ़ना होगा कंपैरिजन रूल, रेशियो एंड रूट, इनके एप्लीकेशन कि इनसे मीनिंग क्या होता है। लाइक काफी तुमने फाइनल रिजल्ट पढ़े होंगे, ये डिक्रीजिंग और ये मतलब बहुत कुछ रिजल्ट्स होते हैं। तो तुम अगर सारी चीजें याद हैं भी नहीं, अगर तुमने कुछ नहीं किया और तुम्हारे पास एग्जाम में टाइम बच गया कि हाँ रियल छोड़ रखा है, मेरा रियल सोल्व भी नहीं हुआ, तो लेट्स इसके ऊपर थोड़ा टाइम देते हैं। तो उसका मतलब तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सीक्वेंस के बारे में और ये 3 रूल के बारे में, कंपैरिजन, रेशियो, रूट। अगर ये तीनों टेस्ट हमें पता है, जिनका मतलब रफली इन सब का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, अगर तुमने बुक से पढ़ा हुआ है या फिर किसी ने नहीं भी पढ़ा तो एक बार बुक उठाओगे तो सब में नियरली सेम चीज कह रखी है। ठीक है, मतलब थोड़ा अलग है लेकिन उनका मीनिंग नियरली सेम आ रहा होगा। तो उनको थोड़ा एक दूसरे इंटरलिंक करने का मतलब ट्राई किया करो, सारी चीजें याद नहीं रहती है तो इंटरलिंक किया करो कि इस चीज को इससे कैसे इंटरलिंक कर सकता हूँ। मतलब 2 चीजें याद करने से अच्छा है एक चीज को याद करो, उसको जनरल फॉर्म में लिख लो। ठीक है, तो रियल में तुम्हें यही करना है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है, उसको जाके चुपचाप आराम से अप्लाई करना है। कुछ हड़बड़ाहट में नहीं कि हाँ ये याद नहीं आ रहा, ये याद नहीं आ रहा, नहीं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके आओ, सीक्वेंस क्या होती थी, सीक्वेंस का क्वेश्चन है, पता होना चाहिए सीक्वेंस क्या होती थी, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास सीक्वेंस सीरीज के बारे में। तो मैथ्स के बारे में मैंने कुछ चीजें बताई, यहाँ पे डिफरेंशियल के बारे में बताया और यहाँ पे लीनियर, इंटीग्रल और रियल के बारे में बताया। ठीक है, तो तुम्हें अभी 2 या 3 दिन में ये सारी चीजें रिवाइज करनी है। तो इनमें हार्ड एंड फास्ट बहुत कुछ नहीं पढ़ना कि मेरे को वो बुक कर लूंगा, मैं वो बुक कर लूंगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, लाइक अभी एग्जाम है 2-3 दिन बाद, तो अभी वो कोई एक नई बुक उठाएगा कि मैं इस बुक से पढ़ लेता हूँ, मैंने इससे नहीं पढ़ा, क्योंकि एक और बंदे ने मेरे को ये बुक सजेस्ट की थी। भाई की थी तो बहुत पहले की होगी ना, 2 दिन पहले तो नहीं की होगी। अगर तुमसे 1 महीने पहले किसी ने बोला कि ये बुक, एक पर्टिकुलर बुक बोला एक्स, इस बुक से पढ़ो, तो तुमने उस टाइम पे स्टार्ट करनी चाहिए थी, अब नहीं। ठीक है, तो नई चीजें कुछ नहीं पढ़ना, पुराने क्वेश्चन जो तुम कर चुके वही पढ़ना है और ये टॉपिक्स कवर करने हैं, इनसे पक्का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम स्टैट्स के पोर्शन पे। तो अब स्टैट्स के बारे में देखो, मतलब काफी लोग समझाएंगे कि यार यहाँ पे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टैट्स के बारे में मेरी ऑब्जर्वेशन थोड़ी अलग है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये बोलती है कि स्टैट्स मतलब बेसिकली पूरा स्टैट्स इंटरलिंक्ड है। ठीक है, इसके कहने का मतलब क्या हो गया कि तुम्हें कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं पे भी लगा के पूछ सकता है। मतलब मैं क्वेश्चन को पर्टिकुलर नहीं बोल पाऊंगा कि रियल उसका है, डिफरेंशियल, क्या बोलना चाह रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन का है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, मतलब सब कुछ मिक्सअप देगा तुम्हें, सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कि जितने भी हमारे पास स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन थे और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन थे वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब उसमें तुम्हें क्या क्या चीजें याद रखनी है उसके बारे में मैंने लिखा, उनका मीन, वेरिएंस, पीडीएफ या फिर पीएमएफ और एमजीएफ, ये 3-4 चीजें पक्का याद होनी चाहिए जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है उनके बारे में। ठीक है, उसके बाद मैंने नीचे लिखा इंटर रिलेशन। अब इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि हाँ भाई एक दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे इंटरलिंक्ड होते हैं। लाइक हमें पता है एक्सपोनेंशियल गामा को फॉलो करता है, गामा काई को फॉलो करता है, एंड सो ऑन। जितने भी इंटर रिलेशन है वो सब हमें याद करने पड़ेंगे। अगर वो तुम्हें याद है तो काफी क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएंगे।
अगर नहीं है तो फिर से डेरिवेशन के ऊपर आओगे, इसको डेराइव करते हैं, क्या इसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहा, अगले पे करते हैं। तो अगर तुम्हें चीजें याद है तो डायरेक्ट कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लिखा मैंने प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन। तो प्रोबेबिलिटी में तुम्हारे पास फिक्स क्वेश्चन आएगा, एक आएगा बुल्स इनइक्वालिटी से, एक बेसिक प्रोबेबिलिटी से, और एक आएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, तो इन टॉपिक को याद रखना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन के बारे में तुम्हें बेसिक एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रही होती है और उसका मीनिंग क्या होता है। मतलब एक्सपेक्टेशन एक समझने का टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा सीडीएफ एंड पीडीएफ। तो इसका क्या मीनिंग है? ठीक है, हर ईयर सीडीएफ वाला क्वेश्चन एक पक्का आता है कि हमें एक सीडीएफ दे रखा होता है, उसके बाद किसी मतलब रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी पूछता है किसी पॉइंट ए से लेके बी के बीच में। देखा होगा अगर तुमने पास्ट ईयर किए होंगे, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो हर बार आ रहा होता है। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, हम क्या करते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रखी है कि जो सीडीएफ होगा उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो पीडीएफ मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, हो सकता है वो रैंडम वेरिएबल कहीं ना कहीं पे डिस्क्रीट वैल्यू ले रहा होगा। तो उस केस में हम डिस्क्रीट पॉइंट को देखना पड़ेगा कहाँ पे होगा, जो प्रैक्टिस से आता है। तो अगर तुमने पहले पढ़ा होगा या पास्ट ईयर किए होंगे तो समझ में आ रहा होगा। बाकी मैंने जो प्रीवियस ईयर में करवा रखे हैं उसमें भी शायद एक या दो क्वेश्चन थे ऐसे जहाँ पे सीडीएफ से पीडीएफ निकालना था। तो वहां से देख सकते हो कि इनकी अंडरस्टैंडिंग होती क्या है। पॉइंट प्रोबेबिलिटी का रोल आएगा। पॉइंट प्रोबेबिलिटी हम लगाते हैं जहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो सीडीएफ और पीडीएफ वाला कॉन्सेप्ट एक बार सभी बुक से देख लेंगे क्योंकि इससे पक्का क्वेश्चन आता है और बहुत ईजी होता है। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक मैंने लिखा जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कंडीशनल वाला पार्ट। ठीक है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में जहां पे भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, कंडीशनल वाला जहां पे भी रोल हो रहा होगा वो पक्का क्वेश्चन पूछेगा आईआईटी में। तो इस टॉपिक को एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, मतलब मैं मेजरली मतलब सिलेबस को ऊपर ऊपर से दिखा रहा हूँ कि ये टॉपिक तो पक्का आने चाहिए। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें से ही क्वेश्चन आएगा, यही आएगा। ठीक है, बट हाँ एक ऑब्जर्वेशन है कि हर साल नियरली इनमें से ही आ रहा है। तो इस बार भी हम अज्यूम कर सकते हैं कि इस बार भी इसमें से ही आएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली हम ऑब्जर्वेशन बेस्ड चीजें बता रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते कि हाँ मैंने कहा था कि ये आएगा तो यही आएगा, हो सकता है इनमें से एक भी ना आए। ठीक है, बट एक ऑब्जर्वेशन कहती है कि इनमें से ही आएगा, 90% चांस है कि इनमें से ही आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, तो कंडीशनल वाला पार्ट पक्का पढ़ना है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन से क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर वो काफी चीजें पूछ लेता है, मतलब उसको समझ में आ जाएगा कि बंदे को, सामने वाले को प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, डिस्ट्रीब्यूशन सब आता है। तो जॉइंट है कि एक ऐसी चीज है जो सबसे इंटरलिंक्ड है। ठीक है, उसके बाद वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर और सीएलटी, इन दोनों से पक्का क्वेश्चन आएगा। एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं। अब इनमें तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें बस इनकी अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है कि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का मीनिंग क्या होता है। तुम्हें पूरी थ्योरी नहीं रटनी। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या बोलता है ये पता होना चाहिए और सीएलटी क्या बोलता है ये पता होना चाहिए। अगर तुम्हें इनका मीनिंग पता है तो तुम वहां पे सोल्व कर दोगे। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट बहुत बड़ा कुछ नहीं पढ़ना, बस इनकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, इनकी डेफिनेशन पढ़नी है कि कहना क्या चाह रहे थे, स्टेटमेंट पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास इन्फ्रेंस। ठीक है, तो अब लाइक काफी बच्चे इन्फ्रेंस को छोड़ ही देते हैं कि मेरे को पढ़ना ही नहीं। ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन बेस्ड बातें बता रहा हूँ, मैं काफी बच्चों के कांटेक्ट में रहता हूँ तो मेरे को पता है। लाइक बच्चे बोल देते हैं कि मैं ये कर ही नहीं रहा, इन्फ्रेंस मेरे को समझ नहीं आता। तो थिंग इज, अब तुमने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, क्योंकि अब 3 दिन बचे हैं, तुम इसको नहीं छेड़ सकते। इन्फ्रेंस काफी बड़ा है, बहुत चीजें हैं इसके अंदर। लेकिन फिर भी मैं एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड कुछ बातें बताने वाला हूँ जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इन सबको दोबारा से पढ़ना है, लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम है तो देखो 3 दिन में तुम्हें बहुत कुछ दोबारा से रिवाइज करना है। तो अगर 2-2 घंटे भी हर टॉपिक को दे दे तो हो जाता है, क्योंकि 12 यूनिट हमारे पास। ठीक है, सिलेबस बहुत ही कम है जैम का। स्टैट्स वाले पोर्शन में फिजिक्स वालों का बहुत ज्यादा होता है, केमिस्ट्री वालों का भी बहुत ज्यादा होता है। सो एक प्लस पॉइंट है हमारे पास कि हमारा सिलेबस बहुत ही कम है। तो हम अगर इसको दोबारा से रिवाइज करना भी चाहें तो 2 दिन भी सफिशियंट होते हैं, अगर तुमने पहले एक बार पढ़ रखा है तो। ठीक है, नहीं पढ़ रखा तो अलग बात होगी। तो अगर तुमने पढ़ रखा है तो इन्फ्लुएंस पे कुछ चीजें तुम्हें याद रखनी है। तो सबसे पहली बात तो किसी भी प्राइम बुक, किसी भी स्टैंडर्ड बुक को अगर तुम उठाओगे तो वहां पे रिमार्क्स होते हैं। ठीक है, तुमने कोई भी बुक उठाई होगी वहां पे रिमार्क्स मिलेंगे, पक्का हर बुक में देते हैं। तो इन्फ्लुएंस में जहां पे भी जितने भी रिमार्क्स दे रखे होते हैं उन सबको तुम याद करोगे। ठीक है, हर बुक में, मतलब किसी भी एक बुक में, हर बुक कहने का मतलब हर बंदा अलग अलग बुक फॉलो कर रहा होगा। तो तुमने जो भी बुक फॉलो की है उसमें जितने भी रिमार्क्स दे रखे हैं उन सबको याद कर लो। अब इसका इसका फायदा क्या होगा कि मैंने रिमार्क्स नीचे कंक्लूजन भी लिखा है। ये दोनों चीजें अगर मैं याद कर लूंगा तो फायदा क्या होगा? इसका फायदा एक होगा कि तुम्हें आधे क्वेश्चन सोल्व करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर सॉल्यूशन था बहुत बड़ा। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन था जिसमें 10 लाइन भर रही थी, अगर मैं उसको प्रॉपरली सोल्व करता हूँ तो, और अगर मेरे को रिमार्क और कंक्लूजन पता है तो क्या करूंगा, मैं 5 लाइन स्किप कर दूंगा, 5वीं लाइन के ऊपर आके सोल्व करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इसलिए रिमार्क्स काफी इंपॉर्टेंट है इन्फ्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्फ्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद तुम्हें राव ब्लैकलाइजेशन पढ़ना है कि उसका यूज क्या होता है, उससे यूएमवी कैसे निकालते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन थ्योरम पढ़ना है, एमएलई और एमओएम पढ़ना है। यहाँ से बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, एमएलई वाला भी बहुत सिंपल होगा और एमओएम वाला भी बहुत सिंपल होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना। फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बहुत सिंपल होती है, अगर तुम इसकी स्टेटमेंट देखोगे तो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक निकालते हैं हम यहाँ से। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद करनी है या फिर दोबारा से रिवाइज करना है। उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल भी काफी बच्चे जिसने इन्फ्लुएंस भी पढ़ा होगा वो छोड़ देते हैं, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल भी छोड़ो मत। इसके बारे में बेसिक आइडिया लो कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कहने का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मतलब समझना होता है। हम इन्फ्लुएंस की बात कर रहे होते हैं एस्टिमेशन थ्योरी की, तो एस्टिमेशन थ्योरी में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, पॉइंट एस्टिमेशन, एक इंटरवल एस्टिमेशन। ठीक है, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ यहाँ पे, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। तो पॉइंट एस्टिमेशन में क्या होगा, हमारे पास कोई पॉइंट मिलेगा जो पैरामीटर को एस्टिमेट करेगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल में क्या मिलेगा, दो पैरामीटर मिल दो वो क्या कह रहा हूँ, दो एस्टिमेटर मिलेंगे से T1 और T2, और वो बोलेगा कि यहाँ पे कहीं पे इन दोनों के बीच में हमारे पास वो थीटा लाई करेगा और इसकी प्रोबेबिलिटी दे देगा, लाइक 95%, 0.5 समथिंग, कुछ भी प्रोबेबिलिटी दे देगा। तो हमें क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटी का यूज करते हुए एस्टिमेटर जो है यहाँ पे इनके बारे में बताना होता है। तो बहुत सिंपल सी चीज है जिसके लिए तुम्हें किसी भी एक बुक से इसका बेसिक आइडिया लेना है, मतलब प्रॉपरली पूरा नहीं पढ़ना, पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी, क्योंकि टाइम भी नहीं है। टाइम बाउंड देखते हुए हम ये चीजें बोल रहे हैं कि हमें बेसिक आइडिया लेना है कि दो एस्टिमेटर हैं, एक दो क्वेश्चन देख लो इसके ऊपर, पास्ट ईयर से देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इन्फ्लुएंस पार्ट 1, दैट इज एस्टिमेशन थ्योरी। उसके बाद हमारे पास था टेस्टिंग वाला पार्ट। अब टेस्टिंग वाले से भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, फिक्स क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबसे पहले आएगा टाइप 1 और टाइप 2 एरर का पक्का क्वेश्चन आएगा। अब टाइप 2 एरर नहीं भी पूछ रहा होगा तो पूछ लेगा पावर, तो हमें पता होना चाहिए कि पावर क्या होता है। अब टाइप 1 और टाइप 2 एरर में टाइप 1 काफी इंपॉर्टेंट है, तो टाइप 1 एरर के बारे में तुम जहां से भी जो कुछ भी पढ़ सकते हो वो पढ़ लो, मतलब बहुत कुछ पढ़ना ही नहीं है। जितने भी क्वेश्चन देखोगे उनमें एक ही बात यूज होगी, टाइप 1 एरर होता क्या है, तुमने पढ़ा होगा। टाइप 1 एरर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ एच नोट अंडर एच नोट, कि एच नोट सही था फिर भी एच नोट रिजेक्ट हो गया। बस इस चीज का बहुत यूज होगा, दिस इज नोन एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दैट इज अल्फा, तो उसका हम यूज करेंगे। तो टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ना है। उसके बाद हमें एनपी लेमा पता होना चाहिए, एनपी लेमा कब यूज होगा, कैसे यूज होगा। उसके बाद एलआरटी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, एलआरटी पता होना चाहिए, हर बार क्वेश्चन नहीं पूछता लेकिन पूछ लेता है। और पिछली वीडियो में तुमने देखा होगा जो मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो डाली थी, उसमें मैंने दो क्वेश्चन करवाए थे जहाँ पे एलआरटी यूज करना था और मैंने वहाँ पे एलआरटी यूज किया भी नहीं, उसके बिना सॉल्यूशन आ गया। तो थिंग इज एलआरटी काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है बहुत ही बड़ा, तो अगर तुम उसको प्रॉपरली सोल्व करोगे तो तुम्हारा टाइम भी जाएगा। तो थिंग इज उसको अगर छोड़ के तुम लार्ज सैंपल थ्योरी की बेसिक आइडिया ले लेते हो टेस्टिंग वाला, तो उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, वन टेल्ड और टू टेल्ड टेस्ट के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, उसका अगर हमें आइडिया है तो हम क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, क्योंकि हमारे लेवल पे वो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछने वाले। ठीक है, क्योंकि उनको पता है हम बच्चे हैं, हमने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा। ठीक है, क्योंकि वो टीचर लोग हैं उनको पता है। तो ये था इन्फ्लुएंस के बारे में। ठीक है, तो स्टैट्स में तुम्हें कुछ ये सब चीजें अभी रिवाइज करनी है 2 दिन में, 2 या 3 दिन में, उसके बाद एग्जाम देना है। तो इन चीजों पे पक्का से ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इनसे पक्का क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद मैंने लिखा प्लस पॉइंट। ठीक है, अब कुछ बच्चे होते हैं कि हाँ, कुछ बच्चे मतलब दो बंदे हैं सेम क्वेश्चन को कर रहे हैं, अब मैं हूँ, एक मेरे साथ में मेरा फ्रेंड बैठा है, हम दोनों एक क्वेश्चन लिया, हम उसको सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब मेरे को पता है कि कैसे सोल्व होगा, उसको भी पता है कैसे सोल्व होगा। तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास होती है कि हाँ भाई ये पैटर्न होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, पहले स्टेप 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे। तो मैंने उस क्वेश्चन को सोल्व किया इतने पेज में, और वी कैन से पूरे पेज के अंदर, और मैंने टाइम ले लिया 3 मिनट। अब मेरे साइड वाला बंदा था, उसको पता था कि हाँ भाई ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में सोल्व होगा जैसे राहुल ने किया। ठीक है, माय नेम इज राहुल, तो उसको पता होगा कि राहुल ने कैसे सोल्व किया, उसको भी आता था ये आइडिया। लेकिन उसको मेरे से ज्यादा 2-3 चीजें आती थी। उसको पता था कि अगर मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यूज करता हूँ, रिमार्क्स जो मैंने बुक में पढ़े थे या फिर जो एक्सपेंशंस मैंने पढ़ रखी थी, अगर मैं उनका यूज करता हूँ, तो मैं राहुल ने जो इतने पेज में सोल्यूशन किया, ठीक है, मतलब इतने पूरे पेज में, उसको मैं बीच में से काट सकता हूँ। मतलब कहने का मतलब वो फर्स्ट से लेके मेरे वाली फोर्थ स्टेप के ऊपर सीधा आ जाएगा। तो इसलिए एक प्लस पॉइंट होता है कि तुम्हें स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस पता होने चाहिए, स्टैंडर्ड रिमार्क पता होना चाहिए, और इंटीग्रल के बेसिक फॉर्मूलाज या फिर थ्योरम की -a to a क्या इंटीग्रल होगा, वो चीजें, ओड इवन वाली चीजें, वो सब पता होनी चाहिए। रियल एनालिसिस में कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो तुम्हें याद होनी चाहिए। ये मैट्रिक्स अगर कुछ, सॉरी, ये सीक्वेंस कुछ इसको फॉलो कर रही थी, बाउंडेड अनबाउंडेड, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो एक दूसरे के साथ कुछ लिंक होता है उनका। तो फाइनल रिजल्ट्स बुक के रिमार्क में मिलेंगे, उनको भी एक बार याद कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो याद है तो क्वेश्चन सोल्व करने की काफी बार नीड नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा अगर रिमार्क याद है तो।
ठीक है। तो एक प्लस पॉइंट है अगर तुम्हें ये चीजें याद है जो अभी मैंने स्क्रीन पे आ रही हूँ तुम्हारे पे, स्टैंडर्ड एक्सटेंशन, स्टैंडर्ड रिमार्क, इंटीग्रल वाले फॉर्मूलाज और रियल के कंक्लूजन। ठीक है। अब आते हैं आगे। ठीक है, ये तो हो गया कि तुम्हें अगले 3 दिन में क्या करना है। अब बात करते हैं 14 तारीख की, एग्जाम है तुम्हारा। ठीक है, तो 14 तारीख को क्या होगा। अब थिंग इज एग्जाम से पहले दिन मतलब 13 को रात को पक्का से सोना है। मतलब काफी बच्चे होते हैं सो नहीं पा रहे। ठीक है, मतलब होता है, जनरली होता है, काफी बच्चे सो नहीं पाते कि सर अगले दिन एग्जाम है, स्ट्रेस हो रहा है, मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं नहीं सो रहा, सो नहीं पा रहा, मम्मी मैं सो नहीं पा रहा। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेस लेना ही नहीं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम डे आ गया तो अब मेरे को एक ही बात बोलनी है बार बार, पूरी पीपीटी में अब यही सुनने वाले हो, स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा कि तुम्हें एग्जाम से पहले वाली रात को पक्का से सोना है, 8-9 घंटे आराम से सो मस्त। ठीक है, कल क्या हुआ कल देखेंगे। तो 13 को सोना है, 14 का 14 को देखेंगे। 14 को उठो, सुबह हल्का फुल्का खाना करो। ठीक है, खाना पक्का खाना है, कुछ बच्चे खाने नहीं खाएंगे, स्ट्रेस हो रहा है, मम्मी मैं नहीं खा रहा। ठीक है, मैंने देखे हैं बच्चे, मतलब मैं खा ही नहीं रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा। तो ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए, तुम्हें खाना खाना है प्रॉपरली अच्छे से। ठीक है, हैवी मील भी नहीं, मतलब हरियाणा से कोई बंदा पराठे खा के जा रहा है एग्जाम में, नहीं, आलू के पराठे भी नहीं खाने। ठीक है, तो खाना खाना है लेकिन नॉर्मल सा खाना कि जेंटल, हाँ भाई सही है, ठीक है, एनर्जेटिक रहोगे, ओके। अब सोना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले दिन तुम्हें एग्जाम देना है। ठीक है, वो एग्जाम देना है जहाँ पे ऑल इंडिया 60 सीट है, 40-50 सीट है। ठीक है, तो वो एग्जाम देना है कि हाँ भाई 3-3.5 हजार बच्चे एग्जाम में अपेयर होंगे। अगर मैं आज टेस्ट ले रहा हूँ तो कल मैं काम कैसे करूंगा। तो सोना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल तुम्हें 3-4 हजार बच्चों के साथ compete करना है और वहां पे तुम्हें टॉप 30-40 में आना है। ठीक है, सो दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर तुम नहीं सोए तो एग्जाम में फोकस कैसे करोगे। ठीक है, तो सोना इंपॉर्टेंट है और अगले दिन हल्का फुल्का खाना खाना इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आते हैं, तुम एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए, उसके बाद क्या। ठीक है, तो जनरली हम एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो हमारे पास 20 मिनट होते हैं जब हम पीसी के ऊपर बैठ जाते हैं। ठीक है, तुम्हें तुम्हारा सिस्टम दे दिया जाएगा। अब सिस्टम के ऊपर तुम्हारा नाम आ रहा होगा, लॉगिन पेज आ रखा होगा और तुम्हारा पेपर स्टार्ट होना है 20 मिनट बाद। मैंने लिखा लॉगिन पेज टू क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर तक जाने से मतलब लॉगिन पेज से क्वेश्चन पेपर पे जाने तक का टाइम। अब उस टाइम में क्या होगा। अब मैं एग्जाम देने गया हूँ। ठीक है, वहां पे मैं बैठा हूँ पीसी के सामने, पीसी के ऊपर मेरे पास आ रहा है कि हाँ भाई लॉगिन डिटेल डालो। और तुम्हें पता है 20 मिनट बाद टाइम स्टार्ट होने वाला है एग्जाम का और ऊपर क्लॉक होगी, वहां पे टाइम आ रहा होगा 20 मिनट बाद स्टार्ट हो सकता है, 20 मिनट बाद स्टार्ट कर सकते हो। ये वो अब थिंग इज तुम एग्जाम सेंटर पे चले गए। ठीक है, तुम पीसी के सामने बैठे हो। अब तुम्हारे माइंड में थॉट आएंगे जो फिक्स है, हर बंदे को आते हैं, हर किसी को आते हैं। थॉट आएंगे, थॉट क्या आएंगे। नहीं हुआ तो, पेपर हार्ड आ गया तो, मैंने इन्फ्लुएंस नहीं पढ़ा था, अगर इन्फ्लुएंस से ज्यादा पूछ लिया तो। सो बेसिकली एक बहुत ही जनरल होता है कि वहां पे जाके तुम्हें थॉट वही आएंगे जिनमें तुम्हें फेलियर दिखेगा। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन है कि एग्जाम देते टाइम बंदे के पास जो 20 मिनट होंगे उसमें वो स्ट्रेस ले लेगा, वो बहुत कुछ सोचेगा कि हाँ यार नहीं हुआ तो, हो गया तो। अब देखो यहाँ पे दो बच्चे होते हैं, एक बंदा होएगा वो सोच रहा होगा सही है 20 मिनट बाद पेपर स्टार्ट होगा, मैं अच्छे से करूंगा, मेरा हो गया तो मैं आईटी बॉम्बे जाऊंगा, बॉम्बे जाके चिल करूंगा। ठीक है, बीच पे जाऊंगा, ये करूंगा। अब दूसरा बंदा क्या है, वो सोच के है कि यार मैंने कुछ टॉपिक्स छोड़ रखे थे, चलो स्ट्रेस लेते हैं कि नहीं होगा। ठीक है, वो जाते ही सोच लेगा कि हाँ यार मैंने रियल तो कभी नहीं पढ़ा, रियल तो नहीं होगा, फर्स्ट ईयर कभी नहीं हुआ था। सो थिंग इज वहां पे जाके तुम्हें इन चीजों को छोड़ देना है, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। ठीक है, लाइक तुम अब वहां पे पीसी के सामने बैठे हो, अब तुम वहां पे सोचोगे कि यार ये नहीं हुआ तो मैं इसको कैसे करूं, तो नहीं हो सकता ना, वहां पे तुम्हारे पास बुक नहीं है, कुछ मतलब रिसोर्स नहीं है कि तुम पढ़ पाओ। थिंग इज तुम्हारे पास पीसी है, तुम चुपचाप बैठे हो, साइड वाले बंदे को तुम नहीं जानते, बात करोगे तो वो बोलेगा, जो वहां पे ड्यूटी पे होगा वो बोलेगा कि बात मत करो। तो थिंग इज तुम्हें वहां पे 20 मिनट खुद से खुद को समझाना होता है, सामने वाले को नहीं, क्या नहीं पढ़ के आए ये सब कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस तुम्हें खुद को समझाना है कि ओके 20 मिनट बाद एग्जाम स्टार्ट होगा, स्टे काम, विल डू गुड। ठीक है, मतलब अच्छा करना है, ये नहीं सोचना कि बुरा होगा। ठीक है, क्योंकि बुरा तो कभी भी हो जाता है। ठीक है, तो बुरा होने के बारे में सोचना ही नहीं। ठीक है, फेलियर हो जाना वेरी मतलब कॉमन है। ठीक है, लाइक 3,500 बच्चे पेपर देंगे और सीट मिलेगी सिर्फ 60 बच्चों को। ठीक है, सारी कैटेगरी सब मिला के 60-70 बच्चे होंगे मैक्सिमम जिनको सीट मिलेगी। तो थिंग इज बहुत बच्चे फेल होने वाले हैं, ये फिक्स होता है। अब थिंग इज तुम्हें ये नहीं काउंट करना कि यार मैं फेल होने वाला हूँ, तुम्हें ये काउंट करना है कि मैंने जो कर रखा है मैं उसको बहुत अच्छे से करने वाला हूँ। ठीक है, तो उस 20 मिनट में खुद के स्ट्रेस लेवल को कम रखना है, इसके लिए ब्रीद इन आउट। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। तो इसके बारे में नहीं सोचना, ये 20 मिनट तुम्हें खुद से लड़ना होगा कि मेरे को डिप्रेस नहीं होना, नहीं होना। पता चले एग्जाम स्टार्ट होने से पहले तुम ऐसे बैठो यार नहीं हो रहा मेरा। ठीक है, तो ये अच्छा नहीं है, तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं।
बात करते हैं कि कुछ बच्चों ने बोला कि सर पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, ठीक है? इसके बारे में स्क्रीन पे मैंने कुछ लिख रखा है, इसको पढ़ेंगे। डू यू सीरियसली नीड इट्स आंसर? ऊपर क्वेश्चन लिखा हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। तो मैंने लिखा क्या तुम सीरियसली इसका आंसर जानना चाहते हो? मतलब खुद से पूछो कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या तुम ये सीरियसली जानना चाहते हो? अब थिंग इज मैं कौन हूँ, तुम कौन हो? आई डोंट नो यू डोंट नो मी, ठीक है? तो थिंग इज अगर तू सामने वाला बंदा मेरे को बोल रहा है कि मेरे को इसका आंसर नहीं चाहिए, तो मैं उसको बोलूंगा बेस्ट, यू आर द बेस्ट पर्सन, ठीक है? मतलब तुम्हें मैं नहीं बताने वाला कि तुम्हें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। मैं एक रफ आइडिया दूंगा, लेकिन वहां पे जाके तुम्हें खुद से अपियर करना है। हो सकता है तुमने सबसे पहला क्वेश्चन ट्राई किया, वो तुमसे नहीं हुआ। मैंने बोला था कि ए सेक्शन से स्टार्ट करना है, और हो सकता है तुमसे पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, तुमने दूसरा स्टार्ट किया, वो भी नहीं हुआ, तुमने तीसरा किया, वो भी नहीं हुआ, ठीक है? अब थिंग इज मैंने एक प्रोसेस बताई थी कि फर्स्ट सेक्शन को सबसे पहले करना है, एमसीक्यू वाले को सबसे पहले करना है। अब तुम देख रहे हो कि मैंने एक अप्रोच बताई कि यहाँ से स्टार्ट करना है, और तुम्हारे वहां से होने स्टार्ट नहीं हुए, तुम्हारे सारे गलत हो रहे थे, तो तुम डिप्रेशन में आ गए, ठीक है? तुम्हें किसी भी अटेम्प्ट के लिए, मतलब मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा टीचर बोलेगा, तुम्हारा कोई फ्रेंड बोलेगा कि ऐसे करना चाहिए, कोई सीनियर बताएगा कुछ ऐसे करना चाहिए, तो थिंग इज उसकी बात को सुनो, लेकिन उसके ऊपर टिके मत रहो। इसलिए मैंने सबसे ऊपर लिखा कि अगर तुम्हें इसका आंसर नहीं चाहिए, तो वो सबसे अच्छी चीज है, ठीक है? लाइक मैंने बोल दिया कि सेक्शन 1 काफ़ी ईज़ी आता है, उसको ट्राई करो। अब थिंग इज़ तुमने किया, नहीं हुआ तुमसे, तो तुम डिप्रेशन में आ जाओगे। थिंग इज़ तुम खुद में फ्री होने चाहिए उस टाइम में। वो 3 घंटे तुम्हारे हैं, ठीक है? वहाँ पे मैं नहीं हूँ और कोई भी नहीं है। वो सिर्फ़ तुम्हारे हैं, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, मैंने बोला कि सेक्शन 1 करना चाहिए, तो तुम्हें मेरी बात पे रुके नहीं रहना चाहिए। अगर तुम्हारे 3 क्वेश्चन नहीं हुए, तो तुम्हें फ्लिप करना चाहिए कि हाँ, ये छोड़ देता हूँ, पहले एनईटी देखता हूँ। ठीक है? इसलिए कोई मेरे से पूछता है कि कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो इसका आंसर मेरे पास ही नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने कुछ लिखा। अगर तुमने लिखा नो, तो उसका मतलब ओके डन, आई लाइक यू, ठीक है? लेकिन अगर तुमने बोला यस, तो इसका मतलब भी ये नहीं है कि आई हेट यू, ठीक है? उसके बारे में कुछ बताता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट पॉइंट करके, कि पेपर इज एग्जैक्टली सेम। ध्यान से देखेंगे, पेपर इज एग्जैक्टली सेम एंड डिफरेंट एट द सेम टाइम फॉर एवरी अदर इंडिविजुअल। दो बंदे बैठे हैं, उसके लिए पेपर सेम है, वो डिफरेंट भी है एक ही टाइम पे। अब इसके कहने का मतलब क्या हो गया? इसके कहने का मतलब ये हो गया कि मैंने रियल एनालिसिस पढ़ा था, मेरे साइड वाले ने नहीं पढ़ा, तो पेपर सेम था। मेरे को रियल आता है, मेरे वाला रियल सोल्व हो गया, उसका नहीं हुआ, उसके लिए पेपर टफ हो गया, मेरे लिए इजी हो गया, ठीक है? तो किसी ने ये भी पूछा था कि सर इस बार पेपर टफ आएगा या इजी आएगा, तो उसका यही आंसर है कि पेपर इजी टफ वो डिसाइड नहीं करते, अपीयरिंग स्टूडेंट्स डिफाइन करते हैं, ठीक है? लाइक हर बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं आया तो इसका मतलब टफ था, लेकिन अगर सिर्फ तुम्हें नहीं आया, साइड वाले को आया, तो इसका मतलब टफ नहीं था, वो एवरेज पेपर था, और जनरली एवरेज पेपर ही आता है, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो यही थी कि पेपर हर बंदे के लिए अलग है और सेम है एक ही टाइम पे, ठीक है? उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला कि एमसीक्यू। उसके बाद मैंने लिखा कि ये सबसे अच्छा सेक्शन है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। अब इसका कारण क्या होता है, हमारे पास 3 सेक्शन है, एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएटी। अगर तुम एनएटी के ऊपर जाते हो, तो वो सबसे ईज़ी पार्ट होता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, मैं इन तीनों को कंबाइन करके बोलता हूँ। एनएटी अगर मेरे पास है, वो सबसे ईज़ी होता है, ठीक है? बहुत आसानी से सोल्व हो जाता है, बट वहाँ पे एक कारण क्या होता है, वहाँ पे तुम्हें आंसर पता नहीं होता, और वी कैन से वहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो तुम्हारा जो आया तुम उसको टिक करोगे या फिर लिख दोगे वहाँ पे, फिल कर दिया, यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ, मेरा सही है। हो सकता है तुम्हारा गलत हो। ठीक है? अब एमसीक्यू में क्या होगा, तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से तुमने सोल्व किया, तुम्हारा मैच कर गया ऑप्शन नंबर सी। अगले में किया ऑप्शन नंबर बी, अगले में किया दोबारा सी, बी, कुछ मतलब तुम्हारे ऑप्शन मैच हो रहे हैं, तो तुमने सोल्व किया, वो सामने दिख रहा है सॉल्यूशन, तो इसलिए मैं इसको बोलता हूँ, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि तुम्हारे स्टार्टिंग क्वेश्चन सोल्व हुए, तो तुम्हें ऑप्शन भी दिखा, तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरे सोल्व हो रहे हैं, ठीक है? एनईटी में क्या होगा, वो ईज़ी पार्ट होता है, तुम सोल्व कर दोगे, लेकिन वहाँ पे गलती हो सकती है, तो हो सकता है तुमने गलती की, तुम्हारा आंसर आया, तुमने फिल कर दिया और वो गलत था। तुम कॉन्फिडेंट होके तो आ तो गए, लेकिन वहाँ पे तो गलत हो गए, ठीक है? सो बेसिकली हम क्रॉस चेक नहीं कर पा रहे एनईटी में, लेकिन एमसीक्यू में कर पा रहे हैं। तो एमसीक्यू में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का काफ़ी अच्छा फैक्टर होता है, अगर उनको सोल्व करते हैं तो। उसके बाद मैंने लिखा एमएसक्यू के बारे में कि मोस्ट स्कोरिंग प्लस प्लस, इसका मतलब यहाँ पे प्लस प्लस का भी मतलब कुछ होना चाहिए, तो उसको भी मैं बताता हूँ। इसमें मैंने बोला कि मोस्ट स्कोरिंग, तो पिछले 2-3 वीडियो तुमने देखे होंगे पास्ट ईयर के, तो उनमें मैं क्वेश्चन में हर एक चीज़ में एक ही बात बोल रहा था कि अगर तुम इसको सोल्व नहीं भी करना चाहते हो, तो भी ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है? अब वो कब सोल्व होगा, अगर तुम्हें रिमार्क्स याद है, फाइनल रिजल्ट्स याद है और कंक्लूजन वगैरह पता है। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं यहाँ पे जो मेमोरी बेस होते हैं, कि अगर चीज़ें याद हैं तो हो जाएगा सोल्व, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है? तो एमएसक्यू के बारे में यही था कि यहाँ पे स्कोर करना काफ़ी ईज़ी है, सबसे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं अगर तुम्हें चीज़ें याद हैं तो। प्लस प्लस कहने का मतलब वहाँ पे यह हो गया कि 4 ऑप्शंस तुम एक साथ चेक कर रहे हो, तो कॉन्सेप्ट पूरा सिलेबस एक साथ से रिवाइज़ हो रहा होगा, ठीक है? अगर यहाँ पे तुमने सही से दिमाग लगाया, टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो अगले क्वेश्चंस में तुम्हें दिमाग लगाने की नीड नहीं पड़ेगी,
ठीक है, तो यहाँ पे प्लस प्लस का मीनिंग ये था। ठीक है, उसके बाद मैंने एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है नीचे। ठीक है, अब नीचे क्या इंपॉर्टेंट बात लिखी है इसको देखते हैं। मैंने लिखा नेवर फाइट विद एनी क्वेश्चन। ठीक है, अब इस लाइन का मीनिंग क्या है? इस लाइन का अगर हम हिंदी में मीनिंग निकालते हैं तो किसी भी क्वेश्चन के साथ लड़ाई नहीं करनी। अब इस चीज का मीनिंग क्या निकल रहा है कि सामने तुम्हारे पास स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रखा होगा, तुम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, हो सकता है मेरे पास क्वेश्चन आया रियल एनालिसिस का, और मैं मान लेता हूँ कि रियल मेरे को बहुत अच्छा आता है। ठीक है, मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट था, मैंने क्वेश्चन सोल्व किया, मेरा नहीं हुआ। ठीक है, मैंने दोबारा अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ। तो जैसे ही 2 बार मेरे से नहीं हुआ तो मेरे को उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये एक चीज होती है कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ वहां पे जाके, ये कॉन्सेप्ट तो मेरे को आता था, रियल मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, रियल मेरे को आता है, तो चलो ये क्वेश्चन कैसे नहीं हुआ, मतलब बेसिकली मैं ईगो के ऊपर ले लूंगा, ये क्वेश्चन तो होना ही चाहिए, तो मैं इस क्वेश्चन के साथ फाइट करूंगा। मैं दो दो बार अटेम्प्ट करके नहीं हुआ, उसके बाद मैं फिर से उसको कर रहा हूँ। तो ये नहीं करना है। अगर 2 बार में क्वेश्चन नहीं हो रहा तो छोड़ दो, बाद में देखना, रिव्यू में डालना, लेकिन उस टाइम पे उसके साथ दोबारा से लड़ाई नहीं करना। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये मीनिंग है कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन को ईगो के ऊपर नहीं लेना। ठीक है, तो पेपर को तुम्हें कुछ ऐसे अटेम्प्ट करना है, दोबारा देख लेंगे। ये 20 मिनट में तुम्हें अपना स्ट्रेस लेवल मेंटेन करना है कि हाँ भाई हाई नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस आउट नहीं होना चाहिए, चिल आउट रहो। ठीक है, उसके बाद कुछ ये चीजें थी कि ऐसे अटेम्प्ट करना है जो मतलब हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, मैं खुद बोल रहा हूँ कि अटेम्प्ट मतलब तुम अपने मन से करो, बेस्ट रहेगा वो। ठीक है, उसके बाद एग्जाम के बाद क्या करना है? एग्जाम हो गया, उसके बाद क्या करना है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें चैनल को शेयर करना है। ठीक है, मतलब काफी टाइम से मैं कांटेक्ट में हूँ, तुम लोगों ने वीडियो वगैरह देखे होंगे, हेल्पफुल रहे होंगे, तो एग्जाम के बाद सीधा शेयर करेंगे कि हाँ मेरी बताई हुई बातें तुम्हारे काम आई, तो तुम्हें अच्छा लगना चाहिए और तुम इस चैनल को शेयर करोगे। ये एग्जाम के बाद करने वाले हो। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें ऑल द बेस्ट। ठीक है, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट सभी को। उसके बाद मैंने नीचे कोई लाइन लिखी है, ऑलवेज रिमेंबर, ये चीज याद रखनी है। सक्सेस लीड्स ए पर्सन टू वन डोर, वाइल फेलियर लीड्स ए पर्सन टू मैनी डोर। ठीक है, एग्जाम देते टाइम इस चीज को याद रखना कि कभी भी तुम्हें सक्सेस मिलेगी तो तुम्हारे पास एक गोल होगा। लाइक मेरे पास एक गोल है कि मेरे को आईआईटी जाना है, तो मैं पेपर के लिए अपेयर हो रहा हूँ, मेरा पेपर क्वालिफाई हो गया तो मैं आईआईटी पहुंच गया, तो मेरे पास एक डोर खुला कि हाँ मैं आईआईटी के पहुंच गया, पेपर दिया, सक्सेस मिली, आईआईटी पहुंच गया। अब थिंग इज अगर मैं फेल हो गया तो अब क्या? तो बच्चे जनरली क्या देखते हैं, यार फेल हो गया तो क्या करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मतलब स्ट्रेस आउट होना ही नहीं। फेल हो गए तो तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन है, डीयू बीएचयू एंड बहुत सारे हैं, जॉब के लिए देख सकते हो, एमबीए वगैरह देख सकते हो, बहुत चीजें हैं। अगर सक्सेस मिल गई तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि हाँ आईआईटी जाना है। भले ही तुम्हारा 4 दिन बाद मन बदल गया, पापा बोलेंगे कि आईआईटी क्वालिफाई है ना, तो आईआईटी जा। ठीक है, तो सक्सेस तुम्हें एक दरवाजे पे लेके जाएगी, लेकिन फेलियर तुम्हें बहुत सारे दरवाजे दिखाएगी, फिर तुम्हें उनमें से चूज करना है। ठीक है, तो फेलियर ये डिसाइड नहीं करेगा कि तुम्हें क्या करना है, फेलियर तुम्हें एक ऑप्शन देगा कि तुम्हें और क्या क्या कर सकते हो, सो यू कैन ऑफर ऑल दिस। ठीक है, तो सक्सेस और फेलियर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना, अपना बेस्ट देना है। उसके बाद से नो टू स्ट्रेस। ठीक है, वो 20 मिनट स्ट्रेस नहीं लेना, एक दिन पहले स्ट्रेस नहीं लेना, एग्जाम टाइम में स्ट्रेस नहीं लेना। वो 3 घंटे तुम्हारे हैं, सिर्फ तुम्हारे। ठीक है, ओके, तो ये सब था कि मेरा एक बेसिक इंट्रो या फिर बेसिक कह सकते हैं गाइडेंस टाइप टिप्स। आई होप तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहने वाला है ये। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम एंड थैंक यू ऑल।